Today we discuss concurrent process conflict. In last lecture we have discussed concurrency, how it is effective for our process synchronization. आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल में, उनको कैसे हम रिमूव करें। यानी जो हमारा कंकरेंट प्रोसेस है एक्चुअल में उसकी वर्किंग क्या होगी और कैसे हम बेस्ट रिजल्ट लें और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट ना हो। यानी जब हमारा जो प्रोसेस चलता है, कोई भी प्रोसेस हो और एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे तो चांसेस हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं उनका आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? जब हमारे पास दो प्रोसेस हैं और एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो कंकरेंट प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आते हैं उसका एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं और क्या उनका इफेक्ट होगा। मैं आपको लोगों के सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ कि हमारे पास दो कोड हैं, एक प्रोसीजर कोड, एक कंज्यूमर कोड। तो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, फर्स्ट हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन एम है वो ये है, व्हाई वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। कि जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है उसकी हमें नीड क्यों है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो क्लियर कर देगा इस चीज को। हम दो कोड लिख रहे हैं, एक तो प्रोसीजर कोड, प्रोड्यूसर कोड। एक प्रोसेस ऐसा है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने कहा प्रोड्यूसर प्रोसेस कोड। ये वो कोड है जो हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा, इस जो प्रोसेस है इसकी कोडिंग लिख रहे हैं। प्रोसेस वन इसलिए लिखा ताकि ये लूप इनफाइनाइट चलता रहे। ये जो प्रोड्यूसर है ये आउटपुट जनरेट करेगा और इसके अंदर हमने फिर एक लूप लगाएंगे जो एक काउंटर से कंट्रोल हो रहा है, और ये काउंटर बार बार इंक्रीमेंट होगा और कब तक होगा? जब तक ये n के बराबर ना हो जाए। इसके बाद हमने बफर में वैल्यू रीड कर रहे हैं, एक मेमोरी ली है बफर, और इसमें हमने क्या करना है, यूजर से वैल्यू रीड करानी है। और फिर यहां से हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस काउंटर को n तक पहुंचाने के लिए इंक्रीमेंट करते हैं। ये हमारा जो प्रोड्यूसर प्रोसेस कोड है। एक हम कोड और लेंगे इसमें, कंज्यूमर प्रोसेस कोड। कंज्यूमर प्रोसेस कोड। जो कंज्यूमर है उसका वर्क क्या है? जो हमारा इधर वाला कोड है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोड्यूसर प्रोसेस कोड, वहां से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूज करेगा।
और वो यूज करने के बाद स्टैक आइटम के अंदर बफर से उठाएगा। बफर जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, नेक्स्ट आइटम जो बफर के अंदर डाल रहे हैं उसको हम उससे पहले वाला वो हम बफर से उठाए और हमने कहाँ स्टोर कर लिया, टेक आइटम के अंदर। और इस जो वैल्यू है इसका कंज्यूमर अपने जो प्रोग्राम है उसमें यूज कर रहा है। इसके बाद जो है इसमें काउंटर घटता चले जाएगा। इधर देखिए प्रोड्यूसर में काउंटर बढ़ रहा है और इसमें काउंटर घट रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अगर क्या हो, ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, कंज्यूमर प्रोसेस है और दूसरा प्रोड्यूसर प्रोसेस है। दोनों पहले प्रोड्यूसर चलना चाहिए फिर कंज्यूमर चलना चाहिए। अगर सपोज करो किसी कारण से दोनों साथ साथ में चलने लगे तो प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा आउटपुट, कंज्यूमर कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। और वो कंज्यूम किसको करेगा, जो उसकी मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, यानी वो पुराना डेटा जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, कंज्यूमर उसको वैलिड डेटा मानते हुए यूज करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है वो गलत हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं व्हेन बोथ प्रोसेस रन कंकरेंटली दे में गिव इनकरेक्ट रिजल्ट। अगर हम इन दोनों को कंकरेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा। इस रिजल्ट गलत ना आए, ऐसा केस ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन किसका करेंगे, जो कंकरेंट प्रोसेस है। और यहाँ जो एग्जाम्पल है कि प्रोसीजर प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस साथ साथ चल गए जबकि एक ये सीक्वेंस में चलना था, यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, अभी जो हमारे पास वर्किंग जो पैटर्न था उसके अलावा कोई पैटर्न हमारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का जर्नल मतलब होता है झगड़ा। आपने एक सीट है और दो उसके लिए कैंडिडेट हैं, तो वो आपस में झगड़ रहे हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहां पे। हमारे पास शेयरेबल जो रिसोर्स है वो एक है, दो प्रोसेस उस शेयरेबल रिसोर्स के लिए जो है कंपटीशन में है। और उस समय जो सिचुएशन आएगी दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। इसी कॉन्फ्लिक्ट को अब हमने पूरा आगे डिस्कस करना है। ये जो छोटा सा एग्जाम्पल था ये था सिंक्रोनाइजेशन समझाने के लिए। क्यों सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, कब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से कैसे रिजोल्व होगा, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब मैं वही चीज आपको बताता हूँ बारी बारी से, एस्पेक्ट क्लियर कराऊंगा। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करता है। यहाँ पे आ गया कंकरेंट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। वो जो दो प्रोसेस चल रहे थे, एक था हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा था हमारा कंज्यूमर। वो हमने कहा कि कंकरेंट प्रोसेस है। कंकरेंट इसलिए कहा कि दोनों प्रोसेस एक समय में मेमोरी में है। और अभी हमने ये देख लिया कि होना क्या था, सिंक्रोनाइजेशन होना था उनमें। पहले प्रोसेस प्रोड्यूसर चलना था, उसके बाद कंज्यूमर चलना था। बट अगर किसी कारण से दोनों साथ में चल जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट अब होगा क्यों, अब बात यह आती है भाई, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये बात आती है कि हमारे पास कभी भी झगड़ा होगा तो उसका रीजन होगा कोई ना कोई रिसोर्स, कोई ना कोई रीजन। तो हमारे पास जो कंप्यूटर में कंपटीशन करते हैं प्रोसेस, वो किन रिसोर्सेज का करते हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, दूसरा मेमोरी के लिए, प्रोसेसर टाइम के लिए, क्लॉक के लिए। ये हमारे वो रिसोर्सेज है जिनके कारण
हमारे कंकरेंट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस करते हैं. सो दैट वी कैन से concurrent process come into conflict when they are competing for use of the same resource. The first and most important condition is that they are competing to the same resource. एक सेम रिसोर्स के लिए वो compete कर रहे हैं. अब जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल प्रॉब्लम्स ऑफ कंपीटिंग प्रोसेस. रीजन क्या है भाई उनको हम कंट्रोल करें? तो उसका रीजन है द नीड ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जब भी नीड होगी. म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये है कि एट लीस्ट एक रिसोर्स शेयरेबल होगा, तभी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा. अगर एक भी रिसोर्स शेयरेबल नहीं है, ग्लोबल रिसोर्स नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं. द नीड ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकंड, जब कोई प्रोसेस कंपटीशन करता है, या हम ये कह सकते हैं जब वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है उसमें, तो क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं. जो रीजन होगा कॉन्फ्लिक्ट का वो होगा डेडलॉक. कि जो हमारा वर्क है, जो डेडलॉक की कंडीशन क्या है? डेडलॉक हम बोलते हैं कि जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हैं वो उन रिसोर्सेज की मांग कर रहे हैं जो उन अवेलेबल नहीं है. हमारे सारे और जो हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे आ गया डेडलॉक. जितने भी प्रोसेस अवेलेबल है हमारे सिस्टम में वो सब कंपीट ऐसे रिसोर्स के लिए कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो स्टारवेशन. ये डेडलॉक का सबसेट है. डेडलॉक होता क्या है? पूरा एक सेट, और स्टारवेशन उसमें से सिर्फ एक. कहने का मतलब 5 प्रोसेस है. डेडलॉक हमेशा जब आएगा जब एक से ज्यादा प्रोसेस सिस्टम में ग्रोथ नहीं करेंगे. लेकिन स्टारवेशन कब आएगा? अगर एक भी प्रोसेस आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जो रन कर रहा है प्रोसेस, अगर वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर रहा है तो उसको कहेंगे स्टारवेटेड कंडीशन. यानी हमारा प्रोसेस क्या चले गया? वो स्टारवेशन की स्टेज में पहुंच गया है. जो सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? जब तक डेडलॉक आएगा नहीं जब तक स्टारवेशन की कंडीशन ना आ जाए. ठीक है, तो स्टारवेशन डेडलॉक का एक सबसेट होगा. नेक्स्ट जो अब हम जो बात करेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की. हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सीमा 4 पे आ गया. ये आ गया रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोसेस दैट हाल्ट मस्ट डू सम without interfering with other process. A process that halt must do so without interfering with other process. म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या है कि अगर कोई प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा है तो वो कम से कम दूसरों के साथ इंटरफेयरिंग ना करे. दूसरे प्रोसेस को अगर कोई प्रोसेस हाल्ट हो रहा है यानी वो बंद हो रहा है या वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसका इंटरफेयर दूसरे प्रोसेस पर नहीं पड़ना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. ऐसा ना हो कि उसके हाल्ट होने से जो रिसोर्स है उसको वो रिलीज ना करे, और जब वो रिलीज नहीं करेगा तो दूसरे को रिक्वायरमेंट आएगी, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा. तो उसके रीजन उसके कारण दूसरे प्रोसेस भी जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. नो डेडलॉक और स्टारवेशन. सेकेंड जो है वो क्या है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक की या स्टारवेशन की स्टेज ना बने. प्रोसेस मस्ट नॉट डिनाई एक्सेस टू ए क्रिटिकल सेक्शन व्हेन देयर इज नो अदर प्रोसेस यूजिंग इट. नेक्स्ट थर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अगर एक हमारा होता है क्रिटिकल सेक्शन, अगर वहां पे कोई प्रोसेस नहीं है तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा है तो वहां कोई प्रोसेस नहीं, एक प्रोसेस वहां जाना चाह रहा है
उसकी सर्विस डिनाई नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन शेयरेबल रिसोर्स है। शेयरेबल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक उस रिसोर्स को कई सारे प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब वो रिसोर्स जो शेयरेबल है उसे कोई यूज नहीं कर रहा है, तो और किसी रिसोर्स ने, किसी प्रोसेस ने उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट की एक्सेस करने की, तो हमेशा वो अवेलेबल होना चाहिए। शेयरेबल रिसोर्स ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कभी वो अवेलेबल ही ना हो, तो ये डिनाई वाली एक्सेस कभी नहीं आनी चाहिए। नो assumption आर मेड अबाउट रिलेटिव प्रोसेस स्पीड और नंबर ऑफ प्रोसेस। शुरुआत में ही हम ये एजम्पशन नहीं करेंगे कि क्या कितनी स्पीड से काम होगा, कितनी देर में काम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं और ऐसा एजम्पशन लेने के बाद उस एजम्पशन को, वो एजम्पशन फॉल्स हो जाता है, तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये प्रोसेस रिमेन इनसाइड इट क्रिटिकल सेक्शन ए फाइनाइट टाइम ओनली। कोई भी जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली जो आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रहेगा, वो कुछ समय के लिए रहेगा। यानी ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चले गया और वो वहाँ इनफाइनाइट लूप बना ले, दूसरे का नंबर ही ना आने दे। शेयरेबल रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए, और कोई भी प्रोसेस एक लिमिटेड टाइम तक वहां रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे हैं सीमाफोर। सीमाफोर होता क्या है? जो ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, जो क्रिटिकल सेक्शन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कि इसमें कौन प्रोसेस आ रहा है, कौन प्रोसेस नहीं आएगा, कितनी देर तक प्रोसेस आएगा, इसको कंट्रोल करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम एक मेथड जनरेट करते हैं दैट इज नोन एज सीमाफोर। सीमाफोर क्या है? एक ऐसी कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स है जो ग्लोबल जो काउंटर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। द फंडामेंटल आइडिया ऑफ सीमाफोर is that process communicate via global counters that are initialized to a positive integer। जो हमारा फंडामेंटल आइडिया है सीमाफोर का, वो ये है कि जो हमारा प्रोसेस का कम्युनिकेशन होगा वो ग्लोबल काउंटर्स के थ्रू होगा, दैट आर इनिशियलाइज्ड टू ए पॉजिटिव इंटीजर। और वो पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 की एक समय में कितने जो है एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पॉजिटिव इंटीजर, एंड दैट कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू 2 एटॉमिक ऑपरेशंस। जो वो हमने 1 2 3 जो इंटीजर हमने पास किया हुआ है, उसको अगर एक्सेस करना है तो सिर्फ हमारे पास 2 लीगल ऑपरेशन होंगे, वेट एंड सिग्नल। वेट एंड सिग्नल, सेम वेट यानी सीमाफोर के लिए वेट, एक इसमें से पी ऑपरेशन होगा, एक वी ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर हम सेम वेट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा हमने पास किया था इसमें इंटीजर वैल्यू, वो डिक्रीमेंट होगा। जो हम सेम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट होगा वैल्यू जो हमने इसमें पास किया था। जनरली हमारे पास क्या होता है, सीमाफोर को हम अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग सीमाफोर, दूसरा होता है आपका वीक सीमाफोर। जो स्ट्रॉन्ग सीमाफोर है उसका मतलब क्या? प्रोसेस दैट हैज बीन ब्लॉक द लॉन्गेस्ट इज रिलीज फ्रॉम द क्यू फर्स्ट। यानी जो भी हमारा प्रोसेस वेट स्टेट में है उसको हम क्यू के अंदर डालते रहते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा टाइम हो चुका है वेट करते, सबसे पहले उसको ही रिलीज करेंगे। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग सीमाफोर। वीक सीमाफोर में इस तरह की कोई भी क्यू स्पेसिफाई नहीं होगी। जो जो स्ट्रॉन्ग सीमाफोर है वो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा। और वीक सीमाफोर, द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर रिमूव फ्रॉम द क्यू इज नॉट स्पेसिफाई, कि वो किस तरीके से रिमूव हो रहे हैं ये हम स्पेसिफाई वीक में नहीं करते हैं। यानी हमारे जो अब हमने जो सेम वेट और सेम सिग्नल
जो दो ऑपरेशन की बात की थी उनकी हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, यानी सीमा फोर की बेसिक स्ट्रक्चर इस स्लाइड से हम पढ़ने वाले हैं। सीमा फोर, इसके अंदर क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रोंग सीमा फोर की बात कर रहे हैं तो एक क्यू बनाई हुई है, ये काउंटर लिया हुआ है इंट काउंट, वॉइड सेमवेट सीमाफोर एस। ये जो एस है इसके थ्रू हमने यहाँ देखिए यहाँ काउंटर माइनस माइनस कर रहे हैं, यानी ये वो वैल्यू है, काउंटर से वो वैल्यू है जो हम पास कर रहे थे, इंटीजर वैल्यूज। हमेशा क्या होगा, सेम वेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता चले जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ इसको डिस्कस भी किया है। सेम वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यूज, जो हमारा काउंटर था उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस। इफ एस डॉट काउंट लेस देन जीरो, अगर डिक्रीमेंट होता हुआ जीरो से कम हो गया तो इस जो प्रोसेस है इसको क्या करेंगे, हम वहां से मेमोरी से रिलीज करेंगे और एक क्यू के अंदर असाइन कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इसको ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस को लेके जाएंगे। प्लेस दिस प्रोसेस इन एस डॉट क्यू, ब्लॉक दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम ब्लॉक कर देंगे। सेम सिग्नल सीमा फोर एस, यहाँ पे देखिए इसमें जो हमारा सेम सिग्नल है इसमें इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू का, सेम सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा, काउंटर में प्लस प्लस आ जाएगा, और अगर काउंटर बढ़ता हुआ, पहले माइनस में चले गया था अभी बढ़ा रहे हैं हम इसको, तो ये क्या होगा, माइनस की वैल्यू फिर जीरो के इक्वल हो जाएगी या जीरो से बड़ी हो जाएगी। जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, अब माइनस की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसी हमारी ये वैल्यू बढ़नी शुरू होगी तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है उसको वहां से रिमूव करेंगे, जो हमारी क्यू है वहां से रिमूव करेंगे और इसको रेडी लिस्ट के अंदर पास कर देंगे। ये यहाँ से बढ़ रही है हमारी वैल्यू और नहीं, यहाँ से घट के नेगेटिव हुई थी, माइनस से जीरो से छोटी हुई थी ये। अब यहाँ से बढ़ के ये जीरो के पास पहुंचने वाली है, इक्वल पे। यहाँ यहाँ देखना है, ये देखो ये बढ़े, तब तक बढ़ेगा जब तक इक्वल हो जाएगा जीरो के। जैसे ये जीरो के इक्वल हो जाता है तो रिमूव कर देता है, क्योंकि माइनस से ये नीचे चले गया था। तो जैसे इक्वल हो जाएगा जीरो के तो क्यू से रिमूव करेंगे और रेडी लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ये सीमा फोर का बेसिक ऑपरेशन है। आज जो है यही बेसिक ऑपरेशन हमने डिस्कस करना है। कल नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से जुड़ा होगा। ठीक है, अभी जो है